हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज टिप्स। आज की इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस में पहला अध्याय अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉपिक हैं आपके पीवीएस में जितने भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही आपके ही सारे के सारे प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2010 से या 2011 से लेकर 2023 तक, वो सभी के सभी प्रश्न का इसमें आंकड़ा है कि कौन से प्रश्न कहाँ से आया हुआ है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक, एक संपूर्ण वीडियो में हम लोग संपूर्ण अध्याय को समाप्त करेंगे। ठीक, पहला अध्याय का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो भी मैं अंडरलाइन किया हूँ वही सभी के सभी लाइन क्या है, महत्वपूर्ण है, और इसी से पढ़कर मैं बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा खासा परसेंटेज भी प्राप्त किया था। क्योंकि आपको पता है कि अब जो है ऑब्जेक्टिव का युग है, और ऑब्जेक्टिव के युग में आपको प्रत्येक लाइन का माने पता होना चाहिए कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे और कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि देख लीजिए 2014 में पूछा गया है यहाँ से प्रश्न, वैसे ही यहाँ पे संपूर्ण जितने भी चैप्टर हैं सभी के सभी इसमें हम लोग आपको लिख के बता देंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि 2021 में आया है फर्स्ट सिटिंग में, 2018 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2021 में आया है। यानी कि टोटल जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से देखिए कितने प्रश्न पूछा गया है। 14 में पूछा गया है, फिर 17 में पूछा गया है, यहाँ पे से 14 में पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है। यानी कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबका सब जो है इसमें कलेक्शन है। देखिए सबसे पहले देखिए, यदि आपके पास अगर किताब है तो किताब में आप लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे जितना मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि वो सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसका नोट्स जो है अगले वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, एक संपूर्ण टॉवर्ड नोट्स। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो उसका प्राकृतिक की अवस्था था उस अवस्था से बदलकर अपने दूसरी अवस्था में चला जाता है। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तावा, तसला, कील को आर्द्र यानी कि नमी वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो ये तो बच्चा को पता है कि इसमें क्या जंग लग जाता है, ठीक ना। अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर का क्या होता है, किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि चावल किस फॉर्म में रहता है और किस यानी कि ठोस से एक जो है अलग फॉर्म में चला जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं, उसकी प्राकृतिक अवस्था है वो बदल जाता है, ठीक ना। अगला क्या है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हमारा शरीर क्या है, भोजन को पचा लेता है। वैसे ही इसमें है कि हम सांस लेते हैं, यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं ये भी पता चलता है। हम सांस लेते हैं तो कैसे ऊर्जा बनता है, जो भी हम लोग भोजन किए हैं, भोजन से जो है धीरे धीरे वो किसमें जो है कि परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में बदलता है। ये कि सभी के सभी क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए परिवर्तन और बदलाव से संबंधित हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो वैसे ही आइए इनको समझाने का प्रयास कर रहा है नीचे पे कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तुओं की प्राकृतिक पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। यानी कि जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति थी वो या पहचान था, उसमें कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अर्थात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यानी कि पदार्थ की वह परिवर्तन जिससे उसके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और जिससे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है वो क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि बल्ब का जलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। वैसे ही देखिए हमारे शरीर में भोजन का पचना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। वैसे देखिए आगे यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ होता है वहाँ पे। आगे समझिए, आगे यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है, एक क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 1.1। इसमें बताने का प्रयास कर रहा है कि हम अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने पर क्या बनेगा, उसके बाद उसका लौ कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा। तो रंग से आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए यहाँ पे आया आपका क्रियाकलाप 1.2 और क्रियाकलाप 1.3। इससे पहले
क्रियाकलाप 1.1 में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2018 में कि सेकेंड सीटिंग में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ये क्रियाकलाप से क्या, यानी कि क्रियाकलाप से ये बात को निकाला है। आप लोग क्रियाकलाप पढ़ लीजिएगा क्योंकि उतना पढ़ेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो जो मुख्य टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाने की आवश्यकता है और जहां से पूछा जा चुका है, केवल मैं वही टॉपिक को आपके साथ क्या कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। तो चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत चूर्ण में क्या हुआ है, परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम के रिबन को, जैसे कि मान लीजिए क्या है, मैग्नीशियम है और प्लस में यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम जलाते हैं तो क्या बना देगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो ये किस लौह के साथ जलेगा, किस लौह के साथ जलेगा, यही प्रश्न पूछा गया था यहाँ से 2018 में। तो किस लौह के साथ जलता है, तो श्वेत यानी कि उजले लौह के साथ जलता है। अब पूछ रहा है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब चूर्ण और जो चूर्ण है चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो इस दौरान क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक ना। आगे 1.2 क्रियाकलाप है, आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक ना, और 1.3 भी है। आगे देखिए, इसके आधार पर यहाँ पे कुछ बातों को लिखा गया है। उपरोक्त दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया कब होगा, इसका जो है एक यहाँ पे मूल प्रमाण दे रहा है। तो अवस्था में जब परिवर्तन होगा, यानी कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था यानी कि उसकी अवस्था बदल जाएगा। जैसे कि ठोस से है तो वो द्रव में बदल सकता है, गैस में बदल सकता है, गैस से जो है वो द्रव में बदल सकता है। वैसे ही यानी कि उसकी अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि आपको रंग से रिलेटेड यहाँ पे आप देखें कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो किस लौह के साथ जलता है, यानी कि यहाँ पे रंग में परिवर्तन आ रहा है। तो रंग में परिवर्तन हो सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा तो उनसे क्या होगा, रंग परिवर्तन भी हो सकता है। अगला है कि गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, गैस निकलेगा उससे और निष्कासन भी होगा। अगला है कि तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है। आप कभी घर का रंगाई किए होंगे, पोताई किए होंगे, तो उसमें हम लोग डालते हैं क्या, कली चूना। कली चूना को हम लोग उसमें डालते हैं पानी, और पानी डालने के बाद क्या करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ये बना लेता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो सफेदी करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो इसको आप कभी छुए हैं, महसूस किए हैं, तो कैसा गर्म होता है, कैसा होता है, गर्म होता है, यानी कि उसके तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो यही यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तब अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, पूछ सकता है आपके कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पे रट लेना है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये आपसे हो सकता है तो बोर्ड में पूछा जा, ठीक ना। इसलिए इसको आपको थोड़ा सा रट लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एक एक लाइन से एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं। अगला हमारा इसमें टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यह एक जो है सूत्र समीकरण है। कैसा समीकरण है, सूत्र समीकरण है, यानी कि सूत्र फॉर्म में है। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे शब्द समीकरण है, यहाँ पे भी समीकरण है और यह भी समीकरण है, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे सूत्र फॉर्म में है और यहाँ पे क्या है, शब्द फॉर्म में है, यानी कि शब्दकोश में है। तो समझिए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए, आप बोल सकते हैं कि सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण
सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूत्र के फॉर्म में है कि नहीं, सूत्रों एवं प्रतीक के रूप में है कि नहीं, इसका सूत्र है ना, यानी कि मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, मैग्नीशियम तत्व का तो Mg है, वैसे ही ऑक्सीजन का क्या है तो O2 है। तो सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे किताबी भाषा में इसका परिभाषा कैसे दिया गया है। देखिए यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, ध्यान से सुनिएगा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है, जब इसको हम लोग दहन करते हैं तो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में किसमें हो रहा है, परिवर्तित हो जाता है। ये वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि वाक्य के रूप में, जैसे कि मैंने वाक्य के रूप में बोला कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसको छोटा यानी कि संक्षिप्त रूप देने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। वही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है कि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, लंबा हुआ ही है, यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं, हरा में मैंने इसको रंगा है, लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है। शब्द समीकरण के रूप में लिखना इससे क्या है, सबसे सरल विधि है। तो यही सरल विधि को यहाँ पे लिखा है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बना रहा है कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 2020 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ से 2020 ये आपकी फर्स्ट सीटिंग में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। यह भी आपकी सेटअप परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। आगे समझिए इसी लाइन को जो है जो इंपॉर्टेंट है कुछ। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या बोलता है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे समीकरण दे दिया, जैसे कि यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया प्लस में ऑक्सीजन दे दिया, ये क्या ना बना दिया आपका, ये बना दिया आपका H2O बना दिया। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि रासायनिक इसमें अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। तो अभिकारक जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा, उत्पाद कौन हो जाएगा, तो आपका H2O हो जाएगा। ठीक, तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। यहाँ पे है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीर का प्रयोग किया है, बराबर का चिन्ह नहीं देना है, हमेशा तीर का प्रयोग किया जाता है। आगे समझते हैं इस तीर का महत्व तो क्या है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें LHS साइड यानी कि बाईं ओर लिखते हैं। ये हो गया आपका बाईं ओर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ठीक ना, तो ये क्या है हमारा LHS साइड है और इसमें प्लस लगाकर मैंने लिखा है। वही बात को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग चिन्ह का लगाकर उन्हें RHS साइड में लिखा जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तीर का सिरा जो है ऊपर होता है, नीचे होता है, ठीक है ना, ऊपर होता है, नीचे होता है, उत्पाद की ओर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तीर का सिरा जो होता है उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया की होने के दिशा को दर्शाता है। यानी कि अभिक्रिया किस साइड से किस साइड हो रही है उस दिशा को यह दर्शा रहा है। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो है अभिक्रिया जो है इस दिशा में हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो रासायनिक समीकरण में जो तीर युक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य यही है कि वह
रासायनिक अभिक्रिया की होने के दिशा को बतलाता है। अगला इसमें हमारा आ रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखना। हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं आखिर? जैसे कि मान लीजिए कोई बोल दिया कि क्लोरीन है और इसमें आप ले लीजिए कैल्शियम ले लीजिए, तो इसकी अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा? वैसे ही आप हाइड्रोजन लीजिए और ऑक्सीजन लीजिए, इसका अभिक्रिया आप कैसे लिख सकते हैं? तो वही बता रहा है कि रासायनिक समीकरण आपको लिखना कैसा है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी हम लिख रहे हैं शब्द की जगह, जैसे कि मान लीजिए किताब में आपका लिखा था वो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन और अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। वैसे ही शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त यानी कि अधिक छोटे से छोटे में हम लोग लिख सकते हैं तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण यहाँ से आप परिभाषा एक लाइन याद कर सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? दर्शाता है। यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण इस प्रकार होगा। यानी कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन यह अभिक्रिया करके क्या बना दिया? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो अब आप यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें आपके उत्पाद कौन है और अभिकारक कौन है? तो अभिकारक आपका मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन हो जाएगा और उत्पाद आपका क्या हो जाएगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान है। क्या दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान है? यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो क्या ये समान है? यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। यानी कि ये जो समीकरण क्या है? असंतुलित है। यानी कि जो रासायनिक समीकरण है कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। यानी कि एक संतुलित समीकरण और दूसरा आपका क्या है? असंतुलित समीकरण। यानी कि जो किताब में आपका एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बना दिया है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पूछ रहा है क्या यह समीकरण जो है संतुलित है? तो यह समीकरण जो है संतुलित नहीं है। कैसे मिलाएंगे? देखिए आपका ये LHS साइड है, यह आपका RHS साइड है। कौन सा साइड है? RHS साइड है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यदि हम 2 यहाँ पे लगा देते हैं तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 लगा देगा, तो यहाँ भी 2 लगा देने से क्या हो गया? ये समीकरण जो है हमारा संतुलित हो गया। यानी कि मैग्नीशियम भी कितना है आपका? मैग्नीशियम भी कितना हो गया? आपका 2 हो गया और आपका ऑक्सीजन 2, इधर भी मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलित हो गया। यानी कि रासायनिक समीकरण कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का होता है, या तो संतुलित होगा या असंतुलित होगा। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या अगर समान है तो क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। अगर दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं है तो क्या कहलाएगा? असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। द्रव्यमान क्या है? बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम हमारा क्या है? कंकालिक रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा नाम क्या है? कंकाली रासायनिक समीकरण भी हम लोग बोल सकते हैं। किसको? असंतुलित समीकरण को। तो इसका दूसरा नाम भी है। तो कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग बोल दीजिएगा कि यदि दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं है तो उन्हें हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये क्या है? ये असंतुलित समीकरण है। आगे समझते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में, और 16 में भी फर्स्ट सीटिंग में आया है और 2014 के भी सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व कि आखिर है क्या। तो आपको पता है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। यानी कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है? समान है, तो उन्हें हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं है तो उन्हें बोलेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है? तो असंतुलित समीकरण। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में दे देगा फंसाने के लिए, ठीक ना। तो ध्यान देना है, यही बात है एनसीईआरटी में, क्योंकि एक एक लाइन पकड़ना होता है कि एक लाइन कहना क्या चाहता है। अगला देखिए, अगला है
कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में और 2016 के फर्स्ट सीटिंग और यहाँ पे 2014 में सेकंड सीटिंग में प्रश्न पूछा गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आप लिखिए। यही प्रश्न पूछा गया था। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण यानी कि याद होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। यानी कि 9वीं कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में अध्ययन करते हैं या सेकंड चैप्टर में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा VBA ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम यही समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो क्या होता है, निर्माण होता है, और ना ही उसका विनाश होता है। यहाँ द्रव्यमान को तो ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही निर्माण कर सकते हैं। तो यही एक लाइन है। और एक लाइन यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो केमिस्ट्री के पिता लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। एकदम रट लेना है, 2 नंबर के लिए एकदम VBI है। क्या है? VBI है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो लेवोजियर ने, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के पिता भी बोलते हैं। तो लेवोजियर साहब ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आपको याद कर लेना है। अगला इसमें देखिए हमारा क्या है, अगला है अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कहने का अर्थ बता रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान जितना है उतना ही अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, वैसे यहाँ पे देखिए कुछ समीकरण को समझाने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे दिया है जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे बना रहा है आपका जिंक सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो वही जो इसमें गैस परिवर्तन गैस निकल रहा है, यानी कि गैस निकल रही है। तो यहाँ से पूछा गया था सवाल, यहाँ से देखिए बताएंगे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। वो यहाँ पे है कि दानेदार जस्ते पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो वैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ठीक, यानी कि जिंक जो है आपको, जिंक जो है यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया का क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। आगे देखते हैं जिंक प्लस में H2SO4 यह अभिक्रिया करके बना रहा है आपका जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। तो क्या ये संतुलित समीकरण है? तो यही बात को अगले पेज में समझाने का प्रयास किया है। तो इसको जरा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि जिंक जो है प्लस में ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है। तो पूछ रहा है क्या ये समीकरण जो है संतुलित है या असंतुलित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इधर जिंक कितना है, 1 है, इधर जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, यहाँ पे सल्फेट कितना है, तो 1 ही है, यहाँ पे भी सल्फेट 1 ही है। यानी कि यह समीकरण जो है संतुलित है। ऐसे ही एक और उदाहरण दिया है इसमें फेरस, ठीक ना, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है Fe प्लस में H2O का अभिक्रिया कराते हैं। तो ये बना रहा है आपका फेरिक ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है। तो क्या ये समीकरण जो है संतुलित है या असंतुलित है, इसी बात को यहाँ पे समझा रहा है। तो फेरस जो है आपका यानी कि आयरन जो है जल से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। वैसे ही पूछ रहा है क्या यह समीकरण जो है संतुलित है या असंतुलित है। तो सबसे पहले देखिए ये समीकरण जो है क्या है, असंतुलित है, क्योंकि यहाँ देखिए फेरस जो है 1 ही है और यहाँ पे फेरस कितने हैं, 3 हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, यानी कि बक्स बनाने की बक्स में आपको घेर लेना है, जैसे कि बुक में घेरा हुआ है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप बना सकते हैं बक्स में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चरण 2 असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या की सूची बना लीजिए और जितने भी परमाणु संख्या, जैसे कि फेरस हो गया तो फेरस कितना है, 1 है,
हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन कितना है 2 है। इस साइड में LHS साइड को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं RH साइड बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे लिखा है LHS साइड में। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का 1 है। इधर देखिए फेरस कितना है, तो फेरस इधर 3 है। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे नीचे 4 है। और हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है। तो यहाँ पे देखिए जो बैलेंस बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, यानी कि असंतुलित है, अनबैलेंस इक्वेशन है। तो यही बोल रहा है कि सुविधा के लिए आपको सबसे अधिक परमाणु वाले यौगों को सबसे पहले संतुलित कीजिए, यानी कि जिसका परमाणु संख्या अधिक है, परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। कहने का अर्थ यही है, चाहे वो उत्पाद हो या क्या हो, अभिकारक हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। तो इसमें सबसे अधिक यौगिक यानी कि अधिक परमाणु वाले यौगिक कौन है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें Fe3O4 यानी कि ऑक्सीजन है। कितना है इसमें 4 गो ऑक्सीजन है, तो इसी को सबसे पहले चुना गया है। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। ऑक्सीजन का ही अधिक है परमाणु संख्या, तो उसको ही चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, गुना करा दिया है। 4 से अगर गुना करा देते हैं, 4 से क्या करा देते हैं, H2O में हम लोग गुना करा देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। कितना कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं तो इधर कितना हो जाएगा आपका 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी आपका 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 4 दूना की 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपका 2 ही है, तो यहाँ पे भी आपको 4 लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन भी संतुलित और आपका क्या संतुलित, आपका ऑक्सीजन भी संतुलित। अब बचा यहाँ पे आपका फेरस यानी कि Fe3। तो यहाँ पे Fe3 पे, तो यहाँ पे अगर हम 3 से गुना करा दे तो हमारा भी ये भी संतुलित हो जाएगा। तो इतना सारा जो है बहुत अधिक जो है 2-3 पेज में बताने का प्रयास किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ से भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम अधिक परमाणु वाले तत्वों को देखेंगे, तो अधिक परमाणु वाला तत्व कौन है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की देखेंगे, और चाहे वो अभिकारक हो या क्या हो, उत्पाद हो, उसको सबसे पहले संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, उधर क्या है 4 है। तो इसको 4 बनाने के लिए हम इधर यहाँ पे 4 अगर लगा देते हैं तो 4 गो हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे 4 लगाने से इसमें भी तो गुना होगा, तो 4 दूना के 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा और 4 एकम 4 ऑक्सीजन होगा। 4 गो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन 2 गो था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो था, ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 4 लगा दे रहे हैं तो 4 लगाने से 4 दूना के 8 गो हाइड्रोजन भी हो जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित और ऑक्सीजन भी संतुलित। अब बच गया यहाँ पे हमारा आयरन, तो यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन कितना है 1 ही है, तो यहाँ भी हम 3 लगा दिए तो संतुलित हो गया ना, तो यहाँ भी संतुलित हो गया। तो इसी बात को यहाँ पे पूरा बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, छोटा सा लाइन है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, यानी कि हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन है तो उसके स्थान पर हम क्या कर दें, हाइड्रोजन कर दें। तो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, यानी कि बदलना आपको नहीं है। तो यही ये बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। यहाँ भी आप सब देख सकते हैं पूरा एकदम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है, एकदम बबुआ जैसा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन आता है 6ठा चरण में। यहाँ पे बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के इस विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, यानी कि प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी संतुलित किया है, जैसे कि आप लोग बोले हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए फेरस हो गया, और फेरस जो है आपका जल से अभिक्रिया करके बना दे रहा है आपका Fe3O4, यही ना बनाया है। और प्लस में क्या बना दिया है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है, फेरिक ऑक्साइड बनाकर हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो इसमें यहाँ पे देखा कि सबसे अधिक जो है तत्व वाले जो है परमाणु किसके हैं, तो ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पे 4 गो है, इधर कितना है, तो 1 ही है। तो यदि हम यहाँ से 4 से गुना करा देते हैं तो 4 दूना के 4 एकम 4 और यहाँ पे 4, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना के 8, इधर कितना है 2 ही है, तो यहाँ भी हम लोग 4 लगा दिया, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, हाइड्रोजन भी संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित। लेकिन यहाँ पे देखिए आयरन कितना है 3 है, और यहाँ पे आयरन कितना है 1 ही है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देते तो 3 एकम 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं।
कौन सी विधि है? ये हीट एंड ट्रायल विधि है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब जानते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं, इस विधि का नाम क्या है? तो इस विधि का नाम यही है कि हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो ध्यान देना है, एक एक जो है ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बोलेगा कि किसी रासायनिक समीकरण को पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके हम संतुलित करते हैं, उस विधि का नाम क्या है? तो बहुत सारा विधि है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, लेकिन ये जो विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला इसमें हमारा है, अगला इसमें है कि भौतिक, अगला हमारा टॉपिक है सातवां चरण कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। यानी कि हम भौतिक अवस्था में कुछ, देखिए यहाँ पे देखिए संकेत लिखा हुआ है, जैसे कि आयरन क्या है, ये ठोस अवस्था में, यानी लोहा जो है ठोस अवस्था में है। वहीं यहाँ पे जल हो गया, ये किस अवस्था में है आपका? तो यहाँ पे भाप की अवस्था में है, ठीक ना, भाप की अवस्था में है। और फिर अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या बना दिया आपका? फेरिक ऑक्साइड बना दिया, ठीक ना, जिसे हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये लोहा का क्या है? अयस्क का सूत्र है। तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मैग्नेटाइट, यानी कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe3O4, और यहाँ पे क्या बना दिया आपका? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया है। तो वही जो समीकरण को हम लोग संतुलित किए हैं वही समीकरण है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe3O4 आपको याद कर लेना है। तो यहीं देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः, यानी कि जो गैस है तो गैस को हम लोग जी लिखते हैं, जो द्रव है उसको हम लोग लिक्विड लिखते हैं, जलीय है उसको AQ लिखते हैं, और जो ठोस है उसे हम लोग S से, यानी कि सॉलिड S से दर्शाते हैं। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम उन्हें क्या लिखते हैं? AQ लिखते हैं। यानी कि जो अभिकारक हो या उत्पाद हो, जब वो जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम उन्हें क्या लिखते हैं? AQ लिखते हैं। समझ में आ गया होगा। तो वहीं यहाँ पे देखिए लोहा क्या है? एक ठोस है। क्या है? ठोस है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखे? S से दर्शाए हैं। और यहाँ पे देखिए जल को हम लोग किस रूप में लिखे हैं? भाप के रूप में लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग जी ले गए हैं, यानी कि भाप, यानी कि गैस के रूप में लिए गए हैं। यहाँ भी फेरिक ऑक्साइड क्या है? लोहा है। मैग्नेटाइट जो है इसका फॉर्मूला क्या है? Fe3O4 याद कर लेना है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया। यहाँ पे H2O है ना, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया गया है? G चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस अभिक्रिया में जल के साथ जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? भाप के रूप में किया गया है, इसीलिए हम लोग जी का वहाँ पे प्रयोग किए हैं। नहीं तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? AQ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल क्या है हमारा? है जल जो है जलीय ही है। वही बोल रहा है कि प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता है जब तक यह आवश्यक ना हो। यानी कि जब तक ना बोले कि कौन ठोस है, कौन जो है आपका द्रव है, कौन जो है आपका गैस है, कौन जो है जलीय अवस्था है, जब तक ना बोले ये आपको नहीं करना है। जब बोलेगा कि कीजिए तब आप करिएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है और बना दे रहा है आपका क्या? 340 ATM, यानी कि एटमोस्फीयर दाब, यानी कि यहाँ पे दाब का प्रयोग करके यहाँ पे बना दे रहा है CH3OH, यानी कि मेथनॉल का ये सूत्र बना दे रहा है। मेथनॉल को हम लोग वुड स्प्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। तो इसका दूसरा नाम क्या है? वुड स्प्रिट है मेथनॉल। यानी कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराते हैं 340 ATM दाब पर, तो क्या बनता है? मेथनॉल बन जाता है। तो मेथनॉल का आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, CH3OH। क्या है? CH3OH। इसे वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अगला देखिए यहाँ से है कि आप देखिए प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ से भी इसको पूछा जा चुका है बायोलॉजी का, मगर ये पाठ है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो
हरे पौधे होते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल एवं खनिज लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं। तो यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे बताने के प्रयास कर रहा है कि हम लोग कैसे जो है कभी कभी ताप का प्रयोग कर लेते हैं, कभी कभी दाब का प्रयोग कर लेते हैं, कभी उत्प्रेरक का भी प्रयोग कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो कभी कभी हर बार नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए दाब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ताप का प्रयोग किया गया यानी कि सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव में यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। तो ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा C6H12O6, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। नहीं सॉरी, चीनी का पूछा गया था, तो आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। जब चीनी का पूछ दिया है तो ग्लूकोज का भी पूछ सकता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। ठीक, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया भी पूछा हुआ है, बायोलॉजी में है वो, ठीक ना। छठा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल और खनिज लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 अणु का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसके बाद नीचे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर जो है पूरा NCERT के क्वेश्चनों से है, एक ही वीडियो में मैं आपको बनाकर दे दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला हम पढ़ेंगे हमारा जो होगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये अगला वीडियो में है, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना ही भी बंद करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।